जय हिंद दोस्तों। सरकारी कर्मचारियों का डीए डीआर साल में 2 नहीं 4 बार बढ़े, फार्मूला हो बदली। जी हां दोस्तों, सरकार के पास फार्मूला भेजा जा चुका है। आपको फॉर्मूला, वो लेटर की जानकारी डिटेल में आपको आगे दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना जरूरी है कि यह डीए डीआर का फॉर्मूला बदली क्यों होना चाहिए। जैसा कि आपको पता ही है, अभी एआईसीपीएन के दिसंबर के आंकड़े आए थे, जो इंडेक्स था वो 0.8 पॉइंट कम हो गया था और 143.7 हो गया था। आपको पता ही है 143.7 हुआ, जिसकी वजह से जो आपका डीए डीआर था 55.99 रहा। केवल 0.01 पॉइंट की वजह से दोस्तों आपका जो डीए डीआर होगा जनवरी से वो 55% होगा। लेकिन केवल अगर 0.01 यहां पर जुड़ जाता, 56 हो जाता टोटल, तो आपका डीए डीआर 2% की बजाय 3% बढ़ता और 56% आपका हो जाना था। लेकिन दोस्तों जो डीए डीआर का अभी नियम है, जो फॉर्मूला है, उसकी वजह से लाखों पेंशनर्स को, लाखों एम्प्लॉय को इसका घाटा हुआ। और कब तक के लिए घाटा हुआ दोस्तों, आप इस चीज को समझिए। अगले 6 महीने तक, बिल्कुल दोस्तों, अगले 6 महीने तक, यानी कि अब जब 30 जून 2025 का आंकड़ा आएगा ना दोस्तों, तब जाके ये 0.99 काम आएगा। यानी कि 0.01 पॉइंट की वजह से 1% कम डीए डीआर आपको लगातार अगले 6 महीने तक मिलेगा। इससे दोस्तों सरकार को तो हजारों करोड़ रुपए सरकार के बच गए, क्योंकि 1% जो डीए डीआर देना था एम्प्लॉय और पेंशनर्स को, उससे हजारों करोड़ रुपए बच गए। और दूसरी चीज, दूसरी जरूरत क्यों है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए और होगा भी दोस्तों, कि साल में आपका डीए डीआर 2 बार बढ़ता है, 1 जुलाई को और 1 जनवरी को। तो जब एआईसीपीएन के आंकड़े आते हैं ना दोस्तों, तो आप इसका एक्चुअल फायदा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को नहीं मिल पाता, रियल टाइम नहीं मिल पाता। वो कैसे दोस्तों, सपोज दोस्तों जैसे जनवरी के आंकड़े आते हैं एआईसीपीएन के, इसमें सपोज 1% डीए बढ़ जाता है। उसके बाद फरवरी के आते हैं, उसमें सपोज 0.5% बढ़ता है। मार्च के आते हैं 0.5 बढ़ता है। अप्रैल के आते हैं 1% बढ़ता है। मई के आते हैं 0.5 बढ़ता है। जून के आते हैं 0.5 बढ़ता है। लेकिन ये सारे के सारे दोस्तों जो रियल टाइम बेनिफिट मिलना चाहिए, वो पेंशनर्स और एम्प्लॉय को नहीं मिल पाता है, क्योंकि यह केवल एक नोशनली कैलकुलेशन के लिए किया जाता है। हालांकि महंगाई बढ़ रही होती है, लेकिन नहीं मिल पाता है। लेकिन जब ये सारा का सारा जून तक जुड़ जाता है, तब जाके जो 4% बढ़ता है वो बढ़ता है तब 1 जुलाई से। यानी कि ये 6 महीने इनको महंगाई बढ़ी है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन इसका जो डीए डीआर बढ़ रहा था, नोशनली इसको कैलकुलेशन के लिए लिया जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या नियम ही यही है? तो दोस्तों क्या सारे डिपार्टमेंट में यही नियम है? नहीं दोस्तों, सारे डिपार्टमेंट में नहीं है, और इसी को लेकर के दोस्तों यह डिमांड की गई है। अब देखिए दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, इन्होंने दोस्तों लेटर भेजा है टू कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन के लिए। और इसमें दोस्तों क्या है, रिक्वेस्ट फॉर इंप्रूवमेंट इन कंप्यूटेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स, कि जो आपका डीए डीआर है उसको कंप्यूटेशन, उसका कैलकुलेशन, उसका इंप्रूवमेंट होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और कुछ तो चीजें मैंने आपको बता दी थी, वो चीजें दोस्तों इसमें कवर की गई है। देखिए इनके सभी डिपार्टमेंट के बिहाफ पर यहां लिखा गया है। और दोस्तों इसमें क्या है, द मेन इंप्रूवमेंट सजेस्ट इन कंप्यूटेशन ऑफ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स शॉर्ट आर एज बिलो। अब इनका कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, उनके लिए देखिए सबसे पहले तो बताया है कि अभी कौन सा फार्मूला चल रहा है। फार्मूला है ये आपका जो डीए डीआर कैलकुलेट होता है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डीए बराबर एवरेज प्लस एवरेज ऑफ एआईसीपीएन के जो आंकड़े आते हैं, उसमें बेस ईयर 2016 को लिया जाता है। अभी आपको बता दूं, फॉर द लास्ट 12 मंथ, और पिछले 12 महीने का इसमें एवरेज करके यहां लिया जाता है। आप यहां पे कैलकुलेशन देख रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हैं, एक होता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पेंशनर, और दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, जैसे बैंक्स वगैरह हो गए, एलआईसी, ठीक है ना, इन चीजों को, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जो हैं, तो उनका डीए कैसे कैलकुलेट होता है। अब यहां पर देखिए, डीए इक्वल टू एवरेज ऑफ एआईसीपीआई बेस ईयर 2001। यहां पर दोस्तों बेस ईयर 2001 को लिया गया है फॉर द लास्ट 3 मंथ। अब यहां पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 12 महीने का एवरेज लिया जा रहा है, और जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय हैं दोस्तों, उनका कितना लिया जाता है, लास्ट 3 मंथ, जो बिल्कुल रिसेंट वाला मंथ है, 3 महीने, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है दोस्तों,
इससे होता क्या है अब आगे आप समझना। द फॉर्मूला नीड्स मॉडिफिकेशन, तो जो इनकी डिमांड है कि फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन होना चाहिए। कैसा मॉडिफिकेशन होना चाहिए? जैसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको मिलता है, उसी हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होना चाहिए। और इससे फायदा क्या होता है देखिए, द एवरेज ऑफ 12 months should be replaced by 3 month average, that means variable DA should be given so that the employee get compensated by actual price rise। अगर लास्ट रिसेंट 3 महीने का लिया जाएगा तो जो एक्चुअल प्राइस राइज हो रही होगा उसके अकॉर्डिंग उनको एम्प्लॉय को या पेंशनर्स को सही तरीके से उसका DA/DR मिल पाएगा। एवरी 3 month पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय एंड बैंक एम्प्लॉय, जैसा कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय को मिलता है बैंक एम्प्लॉयज को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, द DA ऑफ बैंकिंग एम्प्लॉय आर रिवाइज्ड एवरी क्वार्टर, फरवरी टू अप्रैल, मई टू जुलाई, अगस्त टू अक्टूबर, नवंबर टू जनवरी एवरी ईयर। यानी कि जो बैंकिंग के एम्प्लॉय हैं, PSU के जो एम्प्लॉय हैं, उनका जो DA है ना दोस्तों, वो एक साल में 4 बार बढ़ता है क्वार्टरली। और जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पेंशनर्स हैं, उनका साल में 2 बार बढ़ता है। एक तो 1 जुलाई को बढ़ता है और दूसरा 1 जनवरी को बढ़ता है। लेकिन इनका आप देख रहे हैं क्वार्टर वाइज बढ़ता है, तो इससे जो रियल टाइम है इनको तकरीबन मिल पाता है 3 महीने में। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन एम्प्लॉय हैं उनको 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। और मैंने आपको बताया था ना कि बढ़ता तो रहता है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, AICPN के हर महीने आंकड़े आ रहे हैं, DA/DR का जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन वो केवल नोशनली कैलकुलेशन के लिए होता है, रियल टाइम आपको नहीं मिल पाता। वो मिलेगा आपको 6 महीने के बाद अगला वाला, ठीक है ना। इसलिए डिमांड है कि हर 3 महीने में होना चाहिए, जैसे पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय को मिल रहा है। पॉइंट टू पॉइंट DA should be provided। Now the DA is rounded off to lowest value if we are eligible for 42.9%। अब देखिए दोस्तों, यही मांग है। जैसे कि आपने देखा ना वहां पे 55.99 आया, जिसकी वजह से आपको 55% DA/DR मिल रहा है। लेकिन इनका मानना है, देखिए जो एग्जांपल यहां पर दिया है कि जैसे 42.90 आता है तो आप 42 देते हो, तो 0.9 का इनको फायदा ही नहीं हो पाता है, ठीक है ना। और अब की बार तो बिल्कुल 0.01% का पॉइंट का अंतर पड़ा, आप देख रहे हैं ना दोस्तों, और उसकी वजह से नुकसान हो गया ना। तो वही मांग है कि जो पॉइंट के बाद आ रहा है ये वाला, कि अगर 42.9 है तो उनको जो एक्चुअल रेट निकलता है DA/DR का वो मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि 42% दे दिया, बिल्कुल 43% मत दो, लेकिन 42.9% दो। इस पॉइंट को भी आपके DA/DR में शामिल किया जाए। अब देखिए, अगर जैसे 0.99 था, अगर आपको 0.99 मिलता ना दोस्तों आपकी बार, तो आपका फायदा होता तकरीबन। अगर उसको राउंड ऑफ नहीं भी करते 1%, फिर भी तो दोस्तों 0.99 1 के ही बराबर होता है ना। अच्छा जी, कंस्ट्रक्ट अ सेपरेट कंज्यूमर इंडेक्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स। तो जो कंज्यूमर जो AICPN के आंकड़े आते हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय और पेंशनर्स हैं उनके लिए सेपरेट होना चाहिए। देखिए, द आइटम यूज्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज 465 आइटम्स आफ्टर द न्यू सीरीज 2016 वाज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट। As many of these items are not used by central government employee in day to day life। अब देखिए दोस्तों, आप लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं यार महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन DA/DR उस हिसाब से बढ़ नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि जो AICPN के आंकड़े होते हैं उसमें कई चीजों को लिया जाता है, उसके हिसाब से वो आंकड़े आते हैं उसके। अब देखिए, इसमें 465 आइटम को लिया जाता है और इनका कहना है, क्योंकि हम कहते हैं साग सब्जी तो इतना महंगा हो गया, दाल चावल इतना महंगा हो गया, लेकिन इसमें दाल चावल साग सब्जी नहीं, कुछ ऐसी चीज। अब 465 आइटम है दोस्तों, कई चीजें ऐसी हैं कि वो महंगी ही नहीं होती हैं और यूज भी हम बहुत कम करते हैं, या फिर आप देखिए, या फिर सस्ती होते हैं। कुछ आपने देखा जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अब लगातार डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम क्या वो महंगी तो नहीं हो रही ना दोस्तों, वो तो सस्ती, अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, वो सस्ती हो रही, उस हिसाब से देखा जाए, ठीक है ना। पहले आप देखते थे कि 3-4 कम से कम एक कलर टीवी लो दोस्तों तो 9-10 हजार का, उस समय इनकम भी कुछ नहीं थी। पहले की बात करूं मैं आपको 92-93 की, अगर आप, और 9-10 हजार कम से कम 4-5 महीने की सैलरी होती थी। लेकिन आज के डेट में 15 हजार का बढ़िया स्मार्ट टीवी आ जाता है ना, तो आपकी बिल्कुल उसमें बजट में भी रहता है। तो मैं आपको यह बता रहा हूं, तो ये जो फालतू की चीजें हैं ना, कुछ जो इस्तेमाल में भी नहीं होती है, ज्यादा यूज नहीं होती है, उसके रेट वेट तो बढ़ते नहीं, और जिसके कारण फर्क कहां पड़ता है? AICPN के आंकड़ों में पड़ता है। तो उनको बिल्कुल हटा देना चाहिए, जो डे टू डे लाइफ में हमारे यूज में नहीं आ रही है, कभी कभी आती है। अब देखिए, रिकमेंडेशन ऑफ 6 CPC, तो यहां पर 6वें पे कमीशन का भी पैरा इसका हवाला दिया गया है। तो आप खुद दोस्तों इस चीज को लगा दीजिए कि ये सारी की सारी मांग वहां पर गई है, और इसकी कॉपी दोस्तों सेक्रेटरी जनरल स्टाफ साइट को भी भेजी गई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के बात यह है कि बिल्कुल
डीए डीआर का फॉर्मूला जैसा कि पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज को मिलता है, उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए भी उसी प्रकार का फॉर्मूला होना चाहिए। हर 3 महीने में आपको डीए डीआर का जो बेनिफिट है वो मिल जाना चाहिए 6 महीने की बजाय। और जो पॉइंट के बाद आता है दोस्तों, पॉइंट के बाद आता है तो उसका भी रियल टाइम बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।